तो आज हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और सॉलिड अवस्था को इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। 3 प्रकार की अवस्था होती है। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं अब कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी हो सकती है गैस। इनके अलावा भी होती है, जैसे प्लाज्मा स्टेट हो गई, और भी स्टेट हैं, लेकिन हम बेसिकली जो अवस्थाएं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा खोज हुई हैं, तो वो ये 3 अवस्थाएं हैं अभी। ठीक है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, तो ये हो गई पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं। ठीक है, अब पदार्थ जो होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अरे कोई भी पदार्थ होगा वो अपने अवयवी कणों से मिलकर बना होगा। जैसे कि मान लो कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है, या आयन से मिलकर बना हुआ है, या अणु से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ इनमें से किसी से भी मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जो है वो इन तीनों में से किसी भी अवस्था में हमें देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस परमाणु में, उस पदार्थ में जो परमाणु, आयन्स या अणु हैं जिससे भी वो मिलकर बना हुआ है, वे किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। ठीक है, फिर ये जिस तरीके से व्यवस्थित होंगे उस हिसाब से हम उस पदार्थ की अवस्था के बारे में, हम उसे अवस्था के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस अवस्था में क्यों और कैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी पदार्थ किसी भी अवस्था में है, ये 2 कारकों पर डिपेंड करता है। इसके 2 कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला है उनके परमाणु आयन के बीच में लगने वाला बल, जिसे हम बोलेंगे अंतराण्विक बल। और दूसरा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये 2 फैक्टर हैं जो हमें बताते हैं कि पदार्थ ठोस अवस्था में है, या गैस अवस्था में है, या द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो ये 2 कारक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 2 कारक किस तरीके से काम करते हैं उस पदार्थ पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणु या आयन से मिलकर बना हुआ है। यहां पर मैंने इस तरीके से कोई भी पदार्थ ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे? मैं यहां पर परमाणु लेके चल रही हूं, तो ठीक है, अब मैं आगे परमाणु शब्द जो है वो यूज करूंगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है? परमाणु। तो अंतराण्विक बल क्या होते हैं? अंतराण्विक बल होते हैं जो किसी भी 2 परमाणु को एक दूसरे के पास रखने का काम करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास में उपस्थित हैं, तो ये किस वजह से उपस्थित है? क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है। तो ये फोर्स क्या होता है? ये होता है अंतराण्विक बल। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर पास में है तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी वे एक दूसरे के निकट हैं। ठीक है, तो मतलब उन दोनों को एक साथ रखने के लिए उनके बीच में कोई बल काम कर रहा है, उसे हमने बोला अंतराण्विक
बल। ठीक है, तो इस अंतराण्विक बल से आपके क्या समझ में आया? इस अंतराण्विक बल से हमारे ये समझ में आया कि ये बल जितने प्रबल होंगे किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी पदार्थ में, ये अंतराण्विक बल जितने प्रबल होंगे उसमें उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के निकट होंगे। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा पास पास होंगे। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा को आप अंतराण्विक बल के बिल्कुल मतलब बोल सकते हो कि बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत मान सकते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स को, नजदीक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूर ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी भी पदार्थ को हीट कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको हीट कर दिया या मैं इसको क्या कर रही हूँ, गर्म कर रही हूँ, तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये जो ऊर्जा है ये क्या करेंगे, ये ऊर्जा बढ़ते ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। मतलब ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है ये इन मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो अंतराण्विक बल वे होते हैं जो उन मॉलिक्यूल को नजदीक रखते हैं, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, उन मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाती है, उन मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी अगर किसी चीज के अंदर आ जाती है तो वो एक जगह पे स्टेबल रह सकती है? नहीं रह सकती, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगी, वे एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल को दूर भगाने, मतलब दूर जैसे ये भागते हैं, अगर इनकी ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा है तो ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अगर हमें इन्हें गति करने से रोकना है तो हमें इसे क्या करना होगा, स्थिर करना होगा। मॉलिक्यूल्स को क्या करना होगा, हमें स्थिर करना होगा। और स्थिर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उनकी ऊष्मीय ऊर्जा को कम करना होगा और उनके बीच में अंतराण्विक बल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, आकर्षण बल जिन्हें हम बोलते हैं, उनको क्या करना होगा, हमें ज्यादा करना होगा। ठीक है, उनको प्रबल करना होगा, तभी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने दोनों कारकों की बात कर ली जो कि एक मॉलिक्यूल, एक पदार्थ की अवस्था को बताने के लिए, अवस्था को डिफाइन करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में मिल सकते हैं। कौन कौन सी थी वे? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस अवस्था में मॉलिक्यूल किस तरीके से होते हैं? यह है ठोस अवस्था और इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से है। यह है द्रव अवस्था और यहां मैं एक ले रही हूं गैस अवस्था, इसमें गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने अभी अभी ये बात की कि दो कारक होते हैं जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को बताते हैं। ठीक है, तो आप ठोस अवस्था में देख रहे होंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही नजदीक हैं, इनके बीच में अंतराण्विक जो दूरी है वो बहुत कम है और इनके अंतराण्विक बल जो होते हैं वे होते हैं प्रबल। ठीक है, अंतराण्विक बल क्या है, यहाँ पर बहुत प्रबल है और इनकी ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होती है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। ठीक है, और अगर हम द्रवावस्था की बात करें तो यहाँ पे अंतराण्विक बल हैं पर वे इतने क्या प्रबल नहीं हैं। ठीक है, अंतराण्विक बल हैं पर वे इतने प्रबल नहीं हैं जितने कि ठोस में होते हैं। इनकी ऊष्मीय ऊर्जा ठोसों की तुलना में ज्यादा होती है लेकिन गैसों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अगर हम गैस स्टेट की बात करें तो इनमें अंतराण्विक बल बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कम। या फिर अगर हम एक आदर्श गैस लें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल, जीरो माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है।
तभी तो ये मॉलिक्यूल्स, अगर आप किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को किसी कमरे के अंदर, अगर आप किसी भी गैस को छोड़ दें, नाइट्रोजन को, H2 को, O2 को, तो वे क्या पूरे रूम में फैल जाती हैं। तो मतलब उनकी ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, स्वतंत्र गति पाई जाती है, स्वतंत्र गति होती है। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया है कि ठोस, द्रव और गैस में किस तरीके से हम अब डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो अंतराण्विक बल हमने देख लिया, ऊष्मीय ऊर्जा हमने देख ली। अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा किस में होंगे, ठोस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। अगर हम ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें, सबसे ज्यादा होती है वो गैस में, उसके बाद द्रव, और सबसे कम होती है ठोस में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में ठोस अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर में बेसिकली हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये ठोसों के प्रकार है, और इनके अंदर परमाणु, आयंस और किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लैटिस क्रिस्टल जालक जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे ठोसों के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ठोस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठोस के गुणधर्म क्या हैं। ठीक है, तो ठोस के गुणधर्म, सबसे पहले हम ठोस के गुणधर्म देखते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन सा करते हुए चलेंगे द्रव और गैस के बीच में, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो ठोसों के गुणधर्म में सबसे पहला पॉइंट, पहले 2 पॉइंट तो हमने ऊपर भी कवर कर लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इनमें अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इनकी ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम है। तीसरा पॉइंट है, अब ये 2 पॉइंट हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, हमने इन दोनों पॉइंटों को काफी अच्छे से समझ लिया है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इनका आयतन व आकार निश्चित होता है। ठीक है, सबसे पहले ना हम इनके सारे गुणधर्म लिख लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट इन्हें समझेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट होता है इनका घनत्व ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द्रव एंड गैस, और ये कठोर होते हैं, कठोरता। ठीक है, पांचवा पॉइंट है इनका कि ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है, ये असंपीड्य। तो हम थर्ड, अब जो इनका आयतन और आकार है वे किस तरीके से निश्चित होता है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने ये बीकर ले लिया, ठीक है, या फिर एक प्लेट ले ली, मैं रख रही हूं इसमें एक ठोस। ठीक है, इस तरीके से कोई भी ठोस है। ठीक है, और यहाँ भी मैंने इस तरीके से यही ठोस को मैंने एक प्लेट में रखा और यहाँ बीकर में रखा। तो आप इसमें क्या देख सकते हो, हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि चाहे मैं इसे बीकर में रखूं, चाहे मैं इसे प्लेट में रखूं, इसका आकार अगर आयताकार है तो ये इधर भी आयताकार ही रहेगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतराण्विक बल इतने प्रबल हैं कि चाहे आप इन्हें कहीं भी रख दो, ये अपना आकार चेंज नहीं करते। तो इनका आयतन भी वही रहता है, इनका आयतन भी चेंज नहीं होता है। मतलब इनका आकार व आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट है इनका घनत्व ज्यादा होता है और ये कठोर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घनत्व क्या होता है। घनत्व होता है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान।
में उपस्थित द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रो है, घनत्व को हम क्या है, रो से इंडिकेट करते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है m/v। यहां पर m है द्रव्यमान और v यहां पर है आयतन। ठीक है, अगर मैं आयतन को 1 मान लूं कि इसका आयतन है 1, ठीक है, तो क्या होगा, डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा द्रव्यमान के। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना द्रव्यमान ज्यादा होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती जाएगी, डेंसिटी। ठीक है, अब हम इससे प्रैक्टिकली एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने ले लिया, ये एक पीस ले लिया मैंने एक सॉलिड का। ठीक है, ये सॉलिड का पीस ले लिया और मैं मान रही हूं कि इसका जो आयतन है वो 1 है। ठीक है, 1 है और 1 है और मैं इसमें मॉलिक्यूल्स को और एकदम ऐसे नजदीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से ये इसमें व्यवस्थित है। तो मैं देख रही हूं कि अगर मैं इसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर्स और ज्यादा बढ़ाती जाऊंगी तो यहां पर क्या है, इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो और सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो इसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है तो मतलब एक कम स्पेस में, कम स्थान में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे। ज्यादा मॉलिक्यूल्स आने का मतलब क्या हो गया, उनका मास भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो उनकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। जबकि अगर आप इस डायग्राम में देखो, द्रव के अंदर देखो, मॉलिक्यूल्स में अगर मैं इतना मैं मतलब मान रही हूँ कि इसका आयतन है यहाँ पर 1 है, और मैं इसमें अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर्स देखूं तो वे ठोस की तुलना में बहुत ही कम है, तो मतलब यहाँ पर इसकी डेंसिटी भी बहुत कम है। इसी तरीके से हम देखें अगर गैस के अंदर, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हैं, तो मतलब इसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि इसमें अगर हम इसकी प्रति इकाई आयतन में अगर इसके मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर दूर है, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल है जो बहुत पास पास हैं, तो इसकी डेंसिटी और भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ठोसों की जो घनत्व है वे द्रव और गैस की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात कर ली घनत्व की। अब घनत्व सीधा हम बोल सकते हैं कि अगर इनका घनत्व बहुत ज्यादा है तो इन मॉलिक्यूल्स में कठोरता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन दोनों पॉइंट्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं असंपीड्य। आखिर असंपीड्यता का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ठोस का गुणधर्म है असंपीड्यता, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो 2 तरीके की चीज होती है, एक तो होता है असंपीड्य और एक होते हैं संपीड्य। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक सिलेंडर या कुछ भी ले लिया, उसमें हमने डाला सॉलिड। ठीक है, इसमें हमने लिया सॉलिड और हमने दूसरे में लिया गैस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऊपर से लगा रहे हैं दाब। इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। इसमें भी हमने लगाया दाब। अब हाँ, सबसे पहली चीज कि हम दाब लगाएंगे ऊपर से, इसमें मॉलिक्यूल है और यहां पर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, और हम जानते हैं कि गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इनकी अंतराण्विक दूरी बहुत ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन ठोस में क्या होता है, अंतराण्विक दूरी जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत कम है। तो जैसे ही मैं दाब लगाऊंगी किसी भी गैस पर, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो रिक्त स्थान है उसकी वजह से क्या होगा कि रिक्त स्थान का मतलब वही दूरी से है, मेरा कहने का मतलब। तो जैसे ही हम दाब लगाएंगे, ये लो मैंने दाब लगाया, ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल नीचे आ गया ये, तो उसके बाद क्या हो गया कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे ये एक दूसरे के क्या आ गए,
नजदीक, ठीक है, नजदीक आ गए। मतलब इसका मतलब ये है, इसे ही हम बोलते हैं संपीड्यता का गुण। तो हमने क्या किया कि गैस पर जैसे ही प्रेशर डाला तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच जो दूरी है वो कम होने के कारण ये एक दूसरे के समीप आ गए, और हम इसी गुण को क्या बोलते हैं, संपीड्यता। मतलब ये संपीड्य हो गए, हमने इसको कंप्रेस कर दिया, इंग्लिश में इसे कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज अब हम ठोस में करने की कोशिश करें तो हम इस पे जैसे ही दाब लगाएंगे, ठीक है, जैसे हमने इस पे दाब लगाया, ये पिस्टन को और नीचे की तरफ प्रेशराइज किया, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी बहुत कम दूरी है, तो हम इन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते, हम इन्हें दाब से दबा नहीं सकते। यही ठोसों का असंपीड्यता का गुण बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, असंपीड्यता का गुण। तो ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि इन पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव क्या नहीं काम करता इन पे, दाब का प्रभाव काम करता है सिर्फ गैसेस पर, ठीक है। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि ठोस के गुणधर्म क्या हैं, ठीक है। अब हम ठोसों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठोसों में उपस्थित अवयविक कणों के आधार पर हम ठोसों को अलग अलग प्रकार में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम ठोसों को उनमें उपस्थित अवयवी कण जैसे कि परमाणु, अणु या आयन आदि, अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर, व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर हम इन्हें दो प्रकार के ठोसों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो वे दो प्रकार के ठोस कौन से हैं? सबसे पहला है क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका मतलब क्या हो गया? ठोसों को उनमें उपस्थित अवयविक कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम के आधार पर हमने दो प्रकार से विभाजित किया। मुझे पता है आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी कि ये किस आधार पर हमने इनको क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में विभाजित किया है। तो हम इस डेफिनेशन को, जो इसको विभाजित किया है जिस आधार पर, हम उससे थोड़ा सा इजी करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो अवयवी कण, जैसे मान लो कि हम इन दोनों का क्या है, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो आपके चीज जल्दी समझ में आएगी। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक कोई भी पदार्थ ले लिया, ठीक है, पदार्थ ले लिया, हाँ। और सबसे पहली चीज कि हम ठोस को देख रहे हैं, मतलब हम क्या है, ठोसों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या है, यहाँ पर मैं एक टर्म यूज करूंगी जिसमें मैं बोलूंगी कि त्रिवियम में व्यवस्था। किसी भी पदार्थ के अंदर अवयवी कणों की त्रिवियम में व्यवस्था, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं, आपने सुना होगा, 3 डायमेंशन। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिवियम में व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था। मतलब कि त्रिवियम में व्यवस्था का मतलब हो गया कि हम उसे तीनों डायरेक्शन में देख रहे हैं। एक्स, ये जेड मान लूं और ये वाई मान लूं, डायरेक्शन है 3D में, ठीक है।
तीनों डायमेंशन में देख रहे हैं हम लोग, एक्स वाई जेड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। तो इसमें एक ये टर्म यूज करेंगे हम इन दोनों के अंदर। तो जब हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि अवयवी कणों की व्यवस्था को हम तीनों डायरेक्शन में देख रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन में भी देख रहे हैं, हम जेड में भी देख रहे हैं और हम वाई में भी देख रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं कोई भी बॉक्स बनाऊंगी, कोई भी ठोस बनाऊंगी, जैसे मैंने बनाया ये बॉक्स, तो ये क्या है, ये जो ये मैंने ज्यामिति बनाई है वो तीनों डायरेक्शन में है। जैसे इसका एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और जेड ये हो गया, इस तरीके से ये है 3D में, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किस में देखते हैं, मॉलिक्यूल की व्यवस्था जो है किसी भी ठोस में हम 3D में होती है, होती भी 3D में ही है, और हम यहाँ पर इस तरीके से इसे दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने क्या बोला कि ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम के आधार पर हमने इन्हें दो प्रकार के ठोसों में विभाजित किया। सबसे पहला था क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस। देखो, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवी कण थे, उन अवयवी कणों की जो व्यवस्था थी उस क्रिस्टल के अंदर, उस क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा मतलब व्यवस्थित क्रम में थी। व्यवस्थित क्रम का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा पार्ट यहां से लूं इस तरीके से, और इस छोटे से पार्ट को इस तरीके से मैं अरेंज करूं, छोटे से पार्ट को मैं इस तरीके से व्यवस्थित करूं, जैसे कि मैंने ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, ठीक है, जिसमें 2 एटम है। फिर मैंने दूसरा पार्ट ले लिया इस तरीके से, तीसरा ले लिया, फिर इसके नीचे ले लिया इस तरीके से। तो इनकी व्यवस्था का क्रम इतना व्यवस्थित था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो लघु क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ है। मतलब कि जैसे कि छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, इसको आप बोल सकते हो एक छोटा सा क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को इस ऐसे ही क्रिस्टल्स बहुत सारे मिलके क्रिस्टलीय ठोस, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा ठोस इन्होंने बना दिया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अवयवी कणों में कौन, जैसे कि परमाणु या अणु या आयन जो भी हैं, उनकी व्यवस्था का अरेंजमेंट त्रिवियम में दीर्घ परासी होता है। अब यहाँ दीर्घ परासी का मतलब ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो मैंने क्रिस्टल्स की बात की है, इनकी पुनरावृत्ति होती है पूरे क्रिस्टल में, इनका रिपीटेशन होता है। मतलब कि एक तरीके से अगर आपको इस क्रिस्टल में यहाँ का अरेंजमेंट पता है तो आप इस पूरे क्रिस्टल के अंदर आप कहीं भी और का अरेंजमेंट पता लगा सकते हैं। मतलब बहुत ही व्यवस्थित क्रम में ये अरेंज हैं। अब यहाँ तक तो अब मैं आपको एक मतलब एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी क्रिस्टल जो है वो 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, ए व बी, ठीक है। तो मैंने देखा ए के जस्ट बगल में आ रहा था बी, उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि फिर बी आया, फिर ए आया, इस तरीके से ए बी का क्रम पूरे इसमें इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, इस तरीके से ये पूरा क्रम चल रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे इस कोने में बता सकती हूँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, फिर ए, मतलब यहाँ पर आएगा बी। तो मुझे ये चीज पता चल गई ना कि मैं ये चीज इस तरीके से, और इसमें जैसे इसके इस वाले पार्टिकल में ऐसा लग रहा है जैसे ए बी तरीके की एक छोटा सा कोई भी एक छोटा ठोस है, उसके पूरे क्रिस्टल में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और ये कौन से अरेंजमेंट में देख रहे हैं हम, 3D के अंदर देख रहे हैं कोई भी ठोस को। आप लाइव अगर कोई सॉलिड देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो हमें तीनों डायमेंशन में ही तो दिखाई देती हैं वो। तो कॉपी में हम उसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और इस तरीके की ये ठोस में कोई लाइन नहीं होती है, ये हमने कल्पना की है। देखो, आपको सॉलिड स्टेट में चीजों को कल्पना करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसकी कल्पना करके हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्या क्या लाइन है, काल्पनिक लाइन है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल ये लाइन नहीं है, लेकिन इनमें इतने प्रॉपर तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें एकदम एक तरीके से आयताकार हमें दिख रहा है। जैसे हम इसके ऊपर ऐसे काल्पनिक लाइन बना के देख रहे हैं तो बिल्कुल सीधी बनी हुई है वो।
तो यहाँ पर हमने देखा कि इनमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो है बिल्कुल व्यवस्था का क्रम एकदम निश्चित बोल सकते हैं, निश्चित है यहाँ पे व्यवस्था का क्रम। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल इनका होता है कि आपके एकदम दैनिक जीवन में काम आने वाला आपका नमक, जिसे हम रासायनिक इसका नाम जो है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? तो हमने देखा कि इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला नमक, और जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaCl। मतलब इस पूरे क्रिस्टलीय ठोस में आपको Na+ आयन और Cl- आयन एक व्यवस्थित क्रम में इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये जो व्यवस्था का क्रम है वो कई तरीके का होता है। ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है एक तरीके का मिनरल होता है। ठीक है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फस भी बोलते हैं। ठीक है, अमोर्फस, और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है आकृति का न होना। ठीक है, ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अवयविक कणों की जो व्यवस्था का क्रम है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, मतलब इनमें मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हम इनके व्यवस्था के क्रम को पहले ही मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब इनको हम इनकी व्यवस्था का क्रम जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम क्रिस्टलीय ठोस में कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आया है वो हम मतलब इनमें क्या होता है, लघु ठोसों की जो होती है वो पुनरावृत्ति होती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी जो व्यवस्था का क्रम है अवयवीकणों का वो क्या होता है? लघु परासी होता है। क्या होता है? लघु परासी। और यहाँ पे क्या था? दीर्घ परासी। ठीक है, लॉन्ग अरेंजमेंट। तो इनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली अरेंज हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ कोई और आ गया, फिर यहाँ दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, इस तरीके से कहीं भी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं कांच, रबड़, और कांच हो गया, रबड़ हो गया, और प्लास्टिक। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपने अपनी दैनिक जीवन में देखी होंगी। ठीक है, तो मतलब और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनको हम गला करके इनको सांचे में ढाल सकते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की भी कई तरीके की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। कांच से भी हम कांच को पिघलाकर हम अलग अलग तरीके की आकृतियां बना सकते हैं, रबड़ से भी बना सकते हैं। तो मतलब इनसे हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करने के बाद जब हम इन्हें मतलब ठंडा करते हैं तो ये इनके अंदर क्या होता है ना कि इनमें किसी भी प्रकार का क्रिस्टलीय गुण जो है वो नहीं देखने को मिलता। ठीक है, जबकि नमक इनमें क्या होता है ना, नमक वगैरह इनकी आकृति अगर निश्चित है ना, NaCl अगर उसके अंदर जिस तरीके से अरेंज हैं वो उसी तरीके से उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तभी वो स्ट्रक्चर, तभी हम उसे बोलेंगे कि ये नमक है। ठीक है, लेकिन इनमें व्यवस्था का क्रम किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये एक तरीके से ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इनमें निश्चित आकृति व निश्चित इनका निश्चित व्यवस्था का क्रम नहीं पाया जाता इनमें। ठीक है,